निर्भया जो इतना बड़ा केस था इंडिया के अंदर। जी, आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम जो प्रोटेस्ट कर रही थी। किसी को भी अगर पता चल जाए कि मुझे कल मरना है, वो इंसान तो हर दिन मरेगा। और कई बार क्या होता है कि आप जब अपने क्लाइंट से बात कर रहे होते हो, आपके अपने ट्रॉमास ट्रिगर हो जाते हैं। कैसे हम देखते हैं औरतों को कि रेप ऐसे जैसे इतना हाई साइकोलॉजी में बिहेवियर एनालिसिस होता है। अगर हम क्रिमिनल हैं तो क्या बैकग्राउंड रहा होगा। आप जैसे तिहाड़ में गए, क्रिमिनल से मिले, डाइवोर्स के केसेस ही देखें कि जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो मम्मी पापा एक हो जाते हैं। सेक्स एजुकेशन में यही होता है कि देखो, भूख तुम्हें भी लगेगी, मुझे भी लगेगी, एक ट्रांसजेंडर को भी लगेगी। अगर हम सत्युग की भी बात करें ना, गुरु द्रोणाचार्य वगैरह के बारे में बात करते हैं। मेल चाइल्ड सबसे ज़्यादा अब्यूज़ होता है। हमें लगता है ये क्योंकि उनको शिकार बनाना बहुत आसान है ना, कोई समझेगा नहीं क्योंकि रेप तो लड़कियों का होता है। तो सबको लगता है ठीक है। एंड दूसरी बात, वो बता नहीं पाएगा। बताएं कि सिजोफ्रेनिया होता क्या है? जी, सिजोफ्रेनिया में बेसिकली क्या होता है, हेलुसिनेशंस, मतलब ऐसा लगता है कि आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं या कुछ स्मेल आ रहा है, जबकि वो किसी और को नहीं आ रहा। हेलो व्यूअर्स, वेलकम। आज का पॉडकास्ट आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हमारे साथ वो गेस्ट हैं कि जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, बहुत तरह से लोगों की हेल्प करती हैं और एक एनजीओ भी रन करती हैं अपरिमिता के नाम से। तो हम मिलते हैं आज अपने गेस्ट से, मिस स्वाति शर्मा। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं मैम आप? मैं बढ़िया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आज हम शुरुआत ये करते हैं कि ये जो लाइन है एनजीओ को रन करना, सोशल वर्क का काम करना, एज ए लेडी आपने किस तरह से इस लाइन को चूज किया? कैसे आपने ये सोचा कि मुझे इस तरफ जाना है? क्योंकि आजकल लोग सिर्फ मेटलिस्टिक चीजों पे हैं और यहाँ पे ये चीज बिल्कुल सेवा भाव है। तो ये सेवा भाव आप में कहाँ से, किस तरह से शुरू हुआ? हाँ, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड यस, ये जो लाइन मैंने चुना तो मैं भगवान का बहुत शुक्रिया मानती हूँ और मुझे लगता है कि ये शायद उनका विश था। उन्होंने मुझे चुना इस फील्ड के लिए। मैं कैसे आई, कैसे शुरुआत हुई, समझ नहीं आया। बस ऐसा लगा कि चीज़ें लाइंड अप होती चली गई। मैं बनी ही इस चीज़ के लिए थी। मेरा फील्ड बिल्कुल डिफरेंट था कि मैं 12th में मैंने साइंस लिया, मुझे कहाँ MBBS करना था और कैसे साइकोलॉजी हुआ। एंड उस वक्त हो नहीं पाया MBBS, फाइनेंशियल और सारी चीज़ों की वजह से, तो साइकोलॉजी परसू किया। एंड शुरुआत मैंने तिहाड़ जेल से करी काम करना। वहाँ पे मुझे इनमेट्स जो होते हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला। फिर जो निर्भया गैंग रेप हुआ था 2012 में, उनके जो कल्प्रिट थे उनके साथ काम किया मैंने, उनके मेंटल हेल्थ पे। तो वहाँ से ऐसे ऐसे बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस मिले। शहाबुद्दीन के केस को देखा। फिर आगे मैं और छोटे NGOs के साथ भी जुड़ी। वहाँ देखा मैंने कि ग्राउंड पे कैसे काम होता है। एंड देन गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी काम किया। वहाँ पे जब मुझे कम्युनिटी में जाने का मौका मिलता था, एंड मैं बहुत ज़्यादा वो चीज़ मुझे मतलब डिस्टर्ब करती थी, छूती थी कि ये क्या हो रहा है भाई, खाने को नहीं है, किसी के पास पहनने को नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके साथ दुष्कर्म हो रहा है। हम जिन बच्चियों को फ्लाईओवर्स के नीचे देखते हैं मांगते हुए, हम तो उन्हें डांट के भगा देते हैं, बट कितना ब्रूटैलिटी हो रहा है उनके साथ ये हमें पता भी नहीं है। आपने कहा कि आपने काम किया, शुरुआत की तिहाड़ जेल में। जी, पूरा जैसे आपने कहा कि आप एक साइंस टीम से आई, जहाँ पे एक ड्रीम थे हमारे कि हमें डॉक्टर बनना है, MBBS करना है। डेफिनेटली बहुतों के साथ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आज के टाइम में इंडिया में अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो 1 से 2 करोड़ रुपए आप लगाओगे तब आप डॉक्टर बन सकते हो, और हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर पाता। तो हमें लाइन चेंज करनी पड़ती है। एक डॉक्टर की थीम से करते हुए एक सोशल वर्कर में आपने निर्भया जो इतना बड़ा केस था इंडिया के अंदर, इंडिया में मुझे लगता है वर्ल्ड वाइड भी था, क्योंकि बहुत ही ब्रूटल बिहेवियर था वो। जब आप उनके क्रिमिनल से आपने मिले तो मतलब आपका उसमें क्या चीजें रहती थी, किस तरह से आप उनको डील करना होता था? आपको कि आपको उनकी साइकोलॉजी को समझना होता था? जी, सो पहले जब मैं उनसे मिली तो मेरा भी रिएक्शन ऐसा था कि ओ शिट, अब क्या करना है, क्योंकि आई वाज आल्सो वन ऑफ देम जो प्रोटेस्ट कर रही थी। 2012 में मैं स्कूल में थी एंड हम सब प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़कों पे थे। एक वो था कि अपने स्कूल कॉलेज से यू हैव टू प्रोटेस्ट एंड चीजें बुरा लग रहा है। एंड नाउ एज अ प्रोफेशनल, एज अ साइकोलॉजिस्ट, आप
अपने क्लाइंट को जज नहीं कर सकते, आप अपने बायसेस को बीच में नहीं ला सकते, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल। तो वहाँ पे वो चीज़ थी, तो डिफ़िकल्टी हुई एंड हम उनको इनकरेज करते थे थ्रू आर्ट थेरेपी, म्यूज़िक थेरेपीज़ देना, काउंसलिंग सेशंस लेना। कई बार वो ऐसे मतलब किसी को भी अगर पता चल जाए कि मुझे कल मरना है, तो वो इंसान तो हर दिन मरेगा। बिल्कुल। तो डेथ पेनल्टी आ चुकी थी उनकी तब तक, उनको सज़ा सुनाई जा चुकी थी और इसकी वजह से वो काफ़ी गुमसुम रहने लगे थे, शांत रहने लगे थे, खाना-पीना भी बंद कर दिया था। तब उनके सेशंस लिए मैंने और धीरे-धीरे वो ठीक हुआ। उन्होंने और भी अपना ग्रेजुएशन वगैरह भी जेल से करा, काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स बनाता था। तो ऐसे ये जर्नी रही थी हार की। आपको एज ए लेडी किसी के साथ इतना बुरा हुआ और आप एक उस व्यक्ति की हेल्प कर रही हैं जिसने इतना बुरा व्यवहार किया, तो उस टाइम मतलब कि दूसरे को काउंसलिंग करने से पहले अपने अपने आप को बहुत बड़ा इवेंट चीज थी वो कि आप एक ऐसे बंदे के लिए काम कर रहे हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो जिसने इतना बुरा व्यवहार किया किसी के साथ, किसी की अंतर आत्मा तक भी दुखा दी, तो उसके लिए आपकी मनोदशा भी मतलब कि बिल्कुल अफेक्टेड होती थी, अफेक्टेड रहती होगी। हाँ। तो होता यूँ था कि मैं जब जेल से आती थी घर, तो मैं अपने घर वालों का जीना आराम करती थी। कभी बहन को बताना, मम्मी को बताना, सबको रोना कि आज उसने ये बोला, कल उसने ऐसे बोला। तो मतलब होता है, हमारा भी मेंटल हेल्थ हैम्पर होता है, बहुत होता है, हम उस चीज़ को सोचते हैं। और कई बार क्या होता है कि आप जब अपने क्लाइंट से बात कर रहे होते हो, आपके अपने ट्रॉमास ट्रिगर हो जाते हैं। डेफिनेटली, है ना? और इस केस में तो बीइंग अ वुमेन मुझे भी पता है कि कितनी चीजें खराब हुई थी और कैसे हम देखते हैं औरतों को कि रेप ऐसे जैसे इतना हाई, जिसका आई मीन कोई भी सजा कम है जिसके लिए। तो बट ठीक है, प्रोफेशन है तो आई हैव टू लाइक मुझे उससे बाउंडेड रहना पड़ता है। तो अपने बायसेस, अपने जजमेंट्स को साइड रख के वहाँ पे बीइंग अ प्रोफेशनल जो ड्यूटी असाइंड है वो तो करना है। बिल्कुल करना है। जब आप उनके साथ कनेक्ट हुए वहाँ पे, तो उनको कभी भी रियलाइज था कि उन्होंने क्या किया है? कभी उनको वो गिल्ट या कि उनका बिहेवियर ये था या उनकी मेंटल साइकोलॉजी ही ये थी कि उनको क्राइम ही करते आ रहे थे वो लोग? सो मैं जिनके साथ थी उनका ये कहना था कि मैं वहां पे था जरूर, बट मैंने कुछ किया नहीं था। मैं तो अपने फ्रेंड के बुलाने पे आया था जो जेल से छूट गया क्योंकि वो जुवेनाइल था, अंडर 18 था। तो उसको सजा नहीं हो पाई थी। उसको ट्रायल्स पर रखते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, स्किल डेवलपमेंट होता है ऐसे, क्योंकि हमारे कानून में हम 18 साल से कम के बच्चों को जो जुवेनाइल्स होते हैं सजा नहीं देते। हाँ जी। है ना, उनका रिहैबिलिटेशन होता है बेसिकली। तो एंड अकॉर्डिंग टू हिम ही वाज लाइक कि वो तो मेरा फ्रेंड है, हम दोनों तो बिलो 18 हैं, जस्ट बिकॉज कि उसका आधार कार्ड नहीं है वो प्रूव हो गया और मेरे आधार कार्ड पे है, तो मतलब कुछ दिन का फर्क था, 18, ऐसा नहीं कि बिल्कुल 19, 20, 25 साल। तो उनको ये रहता था कि मैंने तो इतना नहीं किया, बट अगेन आप वहां पे थे ना, यू शुड हैव स्टॉप्ड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? एक होता है कि कोई रोड से गुजर रहा है, क्राइम होते देख के आंख बंद करके हम आगे बढ़ जाते हैं, बट तुम्हारा दोस्त कर रहा था, तुम रोक सकते थे। वो अगर गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो ये यहाँ पे वो आया कि वो दोस्त के साथ दोस्त का हुआ। तो सबसे पहले तो मेरे लिए, क्योंकि आम जनता हमें यहाँ पे देख रही है, तो सबके मन में सबसे पहले एक ये भी सवाल होता होगा कि आप इस तरह की चीजों को देख रही हैं, उनके साथ उनको फेस कर रही हैं, उन्हें एक अच्छे रास्ते पे लाने की कोशिश कर रही हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि साइकोलॉजी होती क्या है, कि किस तरीके से वो काम करती है, किस तरीके से आप किसी व्यक्ति की दिमागी परिस्थिति को आप थोड़ा ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। जी, सो साइकोलॉजी जब हम ये वर्ड सुनते हैं तो आप आसपास के लोग यही कहते हैं कि तब तो तुम मेरा दिमाग पढ़ लोगी, तुम्हें तो पता चल गया होगा मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। बट साइकोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो टेलीपैथी है, जब आप दिमाग पढ़ते हो एंड चीजें कम्युनिकेट होती हैं। साइकोलॉजी में बिहेवियर एनालिसिस होता है कि हम सामने वाले के बिहेवियर को, उसके पीछे के जो भी कारण है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसका एक एनालिसिस होता है। तो साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर, सिंपल।
Study of जिसमें behavior. माइंड्स हैं, कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड्स हैं, हमारा ईगो सुपर ईगो काम करता है, कैसे ये सारी चीजें फंक्शन करती है। अगर हम क्रिमिनल हैं तो क्या बैकग्राउंड रहा होगा। जैसे तिहाड़ में यही होता था कि हमें देखना, एंड हमने देखा है कि जो ब्रूटल क्राइम्स होते हैं या इस तरह के क्रिमिनल माइंडसेट्स के लोग होते हैं, उनका बचपन बहुत ट्रॉमेटिक रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपोजर मिला है उनको, Okay. उनके साथ चाइल्ड अब्यूज हुआ हो या उन्होंने वैसा ही देखा है आसपास, कि कुछ ना कुछ ऐसा उनके बैकग्राउंड में, उनके हिस्ट्री में हमने देखा है, जिसकी वजह से वो अब इस ये तरह crime का कर रहे हैं। behavior एक हाँ, एक माइंडसेट होता है। mindset. सो बेसिकली साइकोलॉजी में हम बिहेवियर स्टडी करते हैं, बिहेवियर देखते हैं। ठीक है। और मतलब कि जिस भी तरह के आप जैसे तिहाड़ में गए, क्रिमिनल से मिले, तो वहां पे आपको बैकग्राउंड में ये दिखा कि उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ बुरा हुआ, जी, जिस वजह से उन्होंने ये बुरा रास्ता इख्तियार कर लिया। हम्म। तो ये साइकोलॉजी में उनकी कहीं ना कहीं आती है। आती बिल्कुल, है, हाँ। आती है। बहुत बड़ी चीज है ये, जी, कि क्योंकि जिसको पूरी दुनिया पूरी एक नफरत की निगाहों से देख रही होती है, क्योंकि वो किसी के लिए गलत कर गया तो आज वो क्रिमिनल है, उसके साथ क्या गलत हुआ था वो किसी ने कभी नहीं देखा। और क्रिमिनल भी तो हमारे बीच से जा रहा है ना, आप मैं, हमारे बीच का ही कोई इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि किसी का चाइल्डहुड बहुत इमोशनली वल्नरेबल रहा है, सपोर्ट नहीं मिला, पेरेंट्स इमोशनली अनअवेलेबल हैं, या कोई एक पेरेंट नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो ये सब मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे मैरिजेस को भी इसका हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में हम देखें सेपरेशंस वो होता है जी, तो एज ए चाइल्ड के ऊपर जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है पेरेंट्स का सेपरेटेड होना। डेफिनेटली उनका चाइल्डहुड पूरा सफर कर जाता है, क्योंकि अगर हम चाहे वेस्टर्न कंट्रीज की भी बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी एक एज के बाद जो है बच्चे अलग होते हैं, लेकिन एक माइनर एज तक वो अपने पेरेंट्स के शेल्टर में ही रहते हैं, बिल्कुल पेरेंट्स के शेल्टर में रहते हैं। तो वो भी इनकी साइकोलॉजी में आता है एक ट्रॉमा का। हाँ, बिल्कुल। अगर सिंपल सी चीज है कि अगर हम डाइवोर्स के केसेस ही देखें, तो बच्चा यदि 5 साल तक का है तो उसकी कस्टडी मदर को जाती है। क्यों? क्योंकि मदर वो इमोशन, वो प्यार, वो चीजें उसमें डाल सकती है। शी इज नर्चरर, वो करेगी, है ना। और जब बच्चे का वो ग्रोइंग एज होता है, जिसको हम सोशलाइजिंग फेज भी बोलते हैं, माँ ही तो सिखाएगी ना, पिता ही तो सिखाएंगे ना, डेफिनेटली, है ना। तो दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। हम कहते हैं कि चलो माँ का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है, फादर भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। पापा कैसे बिहेव कर रहे हैं, पापा का मदर के प्रति या आसपास के प्रति कैसा बिहेवियर है फादर का, ये मैटर करता है। मम्मी पापा की बॉन्डिंग्स कैसी हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरी क्लाइंट थी एंड शी यूज्ड टू लाइक क्राई, हमेशा वो रोती रहती थी उनका कि बच्चा सही नहीं है, बच्चा बहुत अग्रेसिव हो रहा है, ये कुछ भी बोलो तो। और वो मात्र 5 साल का रहा होगा, बहुत उल्टा जवाब देता है, स्कूल में अच्छा रहता है, घर आते पता नहीं इसको क्या होता है। बहुत सारी बातें हुई। फिर एक और इंसिडेंट था कि जब भी स्कूल जाने की बात होती है ये बीमार पड़ जाता है। मतलब अगर स्कूल चला गया तो ही इज गुड, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बट उसको वहां तक ले जाना इज अ टास्क। वो रोना, हमेशा फीवर होना, चेकअप होता है तो कुछ नहीं निकलता, सारी चीजें नॉर्मल हैं। तो बात करते करते, एनालिसिस करते करते कई सेशंस लगे, फिर पता चला कि बच्चे ने ये डिफेंस मैकेनिज्म बनाया था कि माँ बाप बहुत लड़ते हैं, बहुत एक्सट्रीम लड़ाई होती थी उनके माँ बाप में, एंड मदर में बहुत एक्सट्रीम अग्रेशन था। चीजें फेंकना, उल्टी जवाब देना और अपने हस्बैंड पे हावी हो जाना, इस तरीके से करते थे। तो बच्चे ने वो नोटिस किया कि जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो मम्मी पापा एक हो जाते हैं। ओके। अब वो बार बार वो चीज करता था, हाँ, कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, कि ऐसे मेरे पेरेंट्स एक साथ आ रहे हैं, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नहीं तो वो आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, उसके स्कूल की बात है, उसके तबीयत की बात है, स्टडीज की, तो माँ बाप एक हो रहे हैं। जहाँ पे ये चीजें नहीं है, दोनों फिर से झगड़ा, सेपरेशन की बातें। तो बच्चे ने ये अपना एक वो हैबिट बना लिया था कि मैं बीमार हूँ। ओके, मतलब इस तरह से वर्क करते हैं। मतलब बच्चों के अंदर भी कितना दिमाग है कि मुझे पेरेंट्स को कैसे एक लाइन में लेके आना है। तो वो हम नहीं समझ पाते कि बच्चों की क्या, उनको तो समझ आ रही है ना कि माँ बाप दोनों जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रही है। जैसे भी आपने कहा कि जैसे हमारे इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग 90% जो कस्टडी मदर को मिलती है,
लेकिन उस टाइम मदर भी तो एक ट्रॉमा से निकल रही होती है। तो उस टाइम जिस टाइम सेपरेशन होता है, क्या इंडियन लॉ के अंदर कहीं ऐसा भी रूल है कि एज ए हस्बैंड वाइफ की काउंसलिंग सेशन करवा के देखा जाए कि कौन ज्यादा जो है बच्चे के लिए सही है और उसकी कस्टडी दी जाए? बिल्कुल होता है। हमारे जो भी लीगल स्टेट सर्विसेज अथॉरिटी है, वहाँ पे मीडिएशन सेंटर्स होती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आप जाओगे, आज डिवोर्स फाइल किया, कल को चीजें या ऐसे जज आपको फाइनल कह देंगे हाँ 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 ठीक है अलग हो जाना है। नहीं, प्रॉपर काउंसलिंग होती है। वहाँ भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हायर होते हैं, वो काउंसलिंग सेशंस लेते हैं, 1 सेशन 2 सेशंस होते हैं। एंड बच्चे के लिए भी बात होती है, समझाया जाता है, यहाँ तक समझाया जाता है कि आपका बच्चा छोटा है या इसके मेंटल हेल्थ के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए, बेसिकली होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आप दोनों का साथ होना जरूरी है। तो ये सारी बातें होती हैं। जब समझ में आ जाता है कि अब नहीं रह सकते, बहुत कुछ दिक्कत है, तब फिर सेपरेशन के लिए कोर्ट आगे प्रोसीड करते हैं। फिर उसी के बिहाफ पे जो है चीजें सेटल डाउन होती है कि कस्टडी किसके पास जाती है, कि सिर्फ ये रखा जाता है कि फाइनेंशियली कौन स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियली कौन स्ट्रॉन्ग है, होता है बहुत सारे केसेस में कि फादर अगर ज्यादा कैपेबल है या मदर नहीं रखना चाहती, मदर को कहीं और शादी करना है, मूव ऑन करना है, वो नहीं रखना चाहती बच्चा, तो फिर फादर को मिलती है कस्टडी, उनकी फैमिली को मिलती है। लेकिन डेफिनेटली इस पूरे स्टेज के अंदर एक बच्चे का मेंटल ट्रॉमा की स्टेज आ जाती है, लाइफ टाइम रहता है, वो लाइफ टाइम रहता है। उसके चाइल्डहुड मेमोरीज आज भी हम लोग इतने बड़े बड़े हैं तो हमें चाइल्डहुड मेमोरी याद होगी कि मेरी मदर या मेरे फादर ऐसा कहते थे, हम उनके एग्जाम्पल्स देते हैं ना। लेकिन वो बच्चा लाइफ टाइम उसके लिए कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक ट्रॉमा बचा। उसने अपने घर के आसपास माहौल में सिर्फ लड़ाई झगड़ा देखा जो उसके दिल दिमाग में बैठ गया। तो इसमें जैसे ये तो आपने कहा कि जैसे शुरुआत में कहा कि साइकोलॉजी क्या है, एक बिहेवियर एनालाइजिंग, राइट। क्या इसके अलावा भी किसी की मेंटल स्टेट जानने के लिए कोई टेस्टिंग, जैसे मेडिकल टर्म्स में टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, क्या वो भी व्यक्ति की जानने के लिए टेस्टिंग भी होती है? हमारे में लाइक साइकोलॉजी में ऐसे ब्लड टेस्ट नहीं होते, बट हाँ माइंड मैपिंग के लिए, आपका कॉग्निशन, इंटेलेक्ट को समझने के लिए, आईक्यू सुना होगा आपने। हाँ जी। तो आईक्यू असेसमेंट कैसे हम बताते हैं कि इसका आईक्यू तेज है कम है, वो एक टेस्टिंग होती है। बट कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे से या जिनका भी करना है उनसे करवाया जाता है। फिर मान लीजिए कुछ इशू है, ट्रॉमा है जो रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स भी है बहुत सारे, जैसे रोशाक, एक आकृति देखी होगी बचपन में कि हम थ्रेड में इंक लगा के बुक के बीच में रख के ऐसे ऐसे खींचते थे, है ना, आकृति बनती थी। तो उसी तरह के कुछ टेस्ट आकृतियां होती हैं, उसको रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट बोलते हैं, वो करवाया जाता है। टीएटी होती है, बहुत सारे ऐसे टेस्टिंग मेजर्स अवेलेबल हैं। कॉर्पोरेट में आप चले जाओ तो एक मायर्स ब्रिग टेस्ट है, MBTI, वो किया जाता है पर्सनालिटी को देखने के लिए। बहुत सारे टेस्ट है, यानी कि मेंटल स्टेट को जानने के लिए। जैसे अगर मैं मेडिकल टर्म्स की बात करूं तो हमने ये देखा है कि किसी को अगर भूलने की प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले डॉक्टर कहते हैं कि आप MRI कराओ। हाँ। लेकिन अगर हमें किसी की मेंटल स्टेट जाननी है सिर्फ, तो उसके लिए भी हमारे पास मल्टीपल टेस्टिंग है, इन्वेंटरीज हैं, टेस्ट सब अवेलेबल है। यहाँ तक जैसे अभी रिसेंटली हम मैरिजेस के ऊपर ही बात कर रहे हैं, तो मैं अभी रिसेंट बहुत ज्यादा केस देखा, आपने अतुल सुभाष जी का देखा। एक केस मैंने जहाँ पे अपनी वाइफ के बिहेवियर की वजह से या कोर्ट के में जस्टिस ना मिलने की वजह से उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। साथ ही साथ एक केस मैंने ये भी सुना बहुत ज्यादा, जो सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा आ रहा है, कि एक पायलट लेडी जिन्होंने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ अनबन हुई या जो भी उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे थे, उसका उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो उस टाइम जो एक इंसान सुसाइड कर रहा है, मतलब कि मुझे लगता है कि आप अपने आप को एक पिन भी मारना ना अपने आप को बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत मुश्किल होता है। तो वो जब थॉट माइंड में शुरू हो जाती हैं, सुसाइडल थॉट शुरू हो जाती हैं, बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर, कई बार हमारे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं कि हमें सुसाइडल थॉट्स आ रही है। वो तो क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजर हूँ तो हम प्लैनेटरी सिस्टम देखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे बात करूंगी उनकी मेंटल स्टेट में हम उनकी उस थॉट को कैसे रुकवा सकते हैं कि नहीं, ये क्योंकि ये चीज सही नहीं थी ना तो अतुल सुभाष जी को अपनी लाइफ खत्म करनी चाहिए थी, उनको उन्होंने आज ना उस लेडी को, मुझे उनका नाम नहीं है, निहारिका नाम, निहारिका सिंह जी, है ना। तो निहारिका जी को भी ये चीज, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना जो वो कहीं ना कहीं रख नहीं पा रहे थे, तो किस तरह से उन्हें ऐसे लोगों को काउंसिल किया जाता है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को
बता पाए कि हमारे साथ हमारी मनोस्थिति ये चल रही है, हमारी दिमाग की परिस्थितियां ये चल रही हैं, तो किस तरीके से ये साइकोलॉजी, ये काउंसलिंग हमारी काम आती है इनको जी। चीजों को रोकने के लिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब सुसाइडल केसेस आते हैं तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं आते कॉल्स कि हाँ अब मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, बताइए क्या करना है, ऐसा नहीं होता। और जो लोग सुसाइडल होते हैं, जो जिनमें ऐसे आइडिएशंस होते हैं, थॉट्स हो रहे होते हैं, वो आपको ऐसे लगेगा ही नहीं देख के कि यार ये कुछ करने वाला है। नॉर्मल बिहेव करेंगे, अपने लाइफ को बहुत सटल दिखाने की कोशिश करेंगे चीज़ें अच्छे से, बट उनके कुछ प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स होते हैं कि मतलब ऐसे वो डायरेक्टली नहीं बोलते, इनडायरेक्टली स्टेटमेंट्स आएगा कि अब मन भर गया है, अब जाने का समय हो गया है, कुछ इस तरह के मैंने मतलब देखा है अपनी तरफ से वो क्लूज देते हैं। क्लूज नहीं, मे बी हमें समझ नहीं आता। अब सी, अगर हम एक नॉर्मल फैमिली में रह रहे हैं, अब मैं बोलूंगी मेरा मन भर गया है, तो नहीं समझ में आएगा मेरे पेरेंट्स को कि ये क्यों बोल रही है ना। और अतुल के केस में जो मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया उनके साथ, ऑफ कोर्स ही इज अर्निंग, वो पैसे भी उनके नहीं है, उनका बच्चा भी वो मिल नहीं पा रहे हैं, प्लस आप इतना एलिमनी दोगे तो माँ बाप भी उनके डिपेंडेंट है उन पे, हाउ विल ही मैनेज, वो बहुत बड़ी चीज है। एंड प्लस इतना हैरेसमेंट, उल्टे सीधे केसेस लग रहे हैं, नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये वो, तो इंसान, और ये बहुत बड़ी चीज है कि जब आप एक छोटे जगह से आते हो और आप उस पोजीशन पे आते हो, एंड उसके बाद जब ये केसेस लगते हैं, हमें लगता है यार खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, जो पूरी 40 साल की मेहनत थी खत्म हो गई। एंड बीइंग अ सोसाइटी भी हमारा फेलियर है कि हम लोगों को सपोर्ट नहीं करते। हमें लगता है कि अच्छा, मजाक उड़ाने में हम सबसे आगे निकल जाते हैं, अगर किसी के साथ कुछ हुआ तो हमें एम्पैथाइज करना ही नहीं आता। हाँ बिल्कुल राइट। तो ये चीजें हुई, फैमिली में उनके किसी को समझ भी नहीं आया होगा कि अच्छा ये इतना बड़ा स्टेप लेगा, एंड अनफॉर्चुनेटली फिर उन्होंने ये कदम उठाया। एंड यस, जब कोई सुसाइड करता है तो जैसा आपने कहा कि पिन मारना, तो लिटरली बहुत एफर्ट लगता है भाई, बहुत एफर्ट लगता है। हम सिंपली सोच भी नहीं सकते कि एक कटिंग भी करेंगे अपने हाथ में, सिंपल कट भी लग जाए गलती से भी तो बहुत दर्द होता है, हम उसके बारे में सोचते हैं, उसको देखते रहते हैं घाव को बार बार, एंड यहाँ तो जान लेना, तो आप बस ये सोचो कि कितना इमेंस पेन होगा उस इंसान के लाइफ में, कितना ऐसे बम्बार्डिंग ऑफ थॉट्स होगा जो वो मैनेज नहीं कर पा रहा होगा, कोई उसके पास नहीं था कहने को ये बातें। हमारे फैमिलीज में पेरेंट्स और बच्चे में इतना कम्युनिकेशन नहीं होता, हम एक वो गैप बना के रखते हैं। तो अगर ये चीज़ ना हो, मुझे जो लगता है कि अगर हम अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखें, बातें करें खुल के, अच्छा क्या चल रहा है, ये बच्चा कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, या हम बातें करें, शायद अतुल में और उनके पेरेंट में इतना वो बॉन्डिंग होती, वो कह पाते कि पापा मम्मी एक्सप्रेसिव होते हैं, उनको सुनने के लिए कोई होता। सुनना बहुत, मतलब जब आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की बात करो तो ये काउंसलिंग में सबसे बड़ी चीज सुनना होता है, एक्टिव लिसनिंग। बिल्कुल। और कितनी बार होता है कि इंसान जो आया है हमारे पास, वो सुन के ही बता के, जिसको कैथारसिस बोलते हैं, कि मतलब मेंटल वॉमिटिंग, कि आप सब कुछ बोल दो, सब कुछ कर दो, फिर वो रिलैक्स, मैम अब अच्छा लग रहा है, किसी ने सुन लिया मुझे। हम चाइल्डहुड की बात करते हैं, हमें स्कूल में अगर टीचर ने मारा जी, तो 2 मिनट टीचर ने मारा, हमने रोए और हम बाहर हो गए, उस टाइम उसी एटमॉस्फेयर में हम सेटल हो गए। लेकिन जब हम घर आते हैं, सबसे पहले रो रो के अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे कि ऐसा हुआ, और पेरेंट्स उस दिन सुनते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल के पेरेंट्स ऐसे हो गए हैं कि वो स्कूल पहुंच जाते लड़ने, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, वो अपने बच्चे को काउंसिल करते थे, उसको सहलाते थे, ये चीजें होती थी। तो उससे क्या होता था कि एक इमोशनल बाउंड बनता था पेरेंट्स और बच्चे के बीच में। वो इमोशनल बाउंड मुझे लगता है आजकल, क्योंकि हम लोग कहते थे कि हम बहुत आगे निकल गए हैं, मल्टीनेशनल्स में निकल गए हैं, यहाँ हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, घर पे एक हेल्पर है, आई बच्चे को दिया, बच्चे के पास है ही नहीं, आया आके टीवी देखने बैठ गया, गेम्स खेलने बैठ गया, उसने वो अपनी वो फीलिंग, वो दर्द कहीं दबा गया, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया, नहीं उसको रियल लाइफ का एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो वर्चुअल वर्ल्ड में ही लॉस्ट है। हाँ, वर्चुअल वर्ल्ड में लॉस्ट है, बिल्कुल सही बात आपने बोली। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप बताएंगे कि
ज्यादा से ज्यादा अगर हमें अपना आगे सोसाइटी ठीक करनी है तो सबसे पहले हमें अपने घर से शुरू करना है। जो हम डिपेंडेंट हैं अपनी हेल्पर्स के ऊपर, आप जितनी मर्जी हेल्पर पे हो, लेकिन जो आपका बाउंडिंग्स अपने बच्चे के साथ है ना, वो आपको अपने बच्चे के साथ रखनी बहुत जरूरी है। उसको सुनना, उसको समझना। बच्चे को लगना चाहिए कि इन द एंड ऑफ द डे कोई तो है मेरे पास, मेरे माँ मेरे बाप, जो मुझे सुनेंगे, या मेरे पास दो कान हमेशा अवेलेबल है जो मुझे बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी बायसेस के सुनेगा। बिल्कुल। अभी जैसे क्या होता है कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे फीलिंग्स को। मैंने अभी थोड़ा 4 दिन पहले नहीं, अभी 25 दिसंबर क्रिसमस था, एक लेटर पढ़ा, बच्चे का लिखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे सेंटा मुझे फोन बना दो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो हमेशा फोनों में ही लगे रहते हैं, ठीक है, या उनसे फोन छुड़वा दो। तो वो मैंने पढ़ा, तो वो नॉन में थे, जो बच्चा था, तो हमने उससे बात की कि ऐसा नहीं होता, आप पहले खुद को भी तो आइडेंटिफाई करो कि आप क्या कर रहे हो। तो वो कम्युनिकेशन गैप जो है आजकल की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए बहुत जरूरी है, उस गैप को कम करना। यहाँ कोई टिप है कि जो हम अपने पेरेंट्स को बता पाए कि किस तरीके से अपने बच्चों को काउंसिल करें कि वो अपनी जितने भी बहुत खुशी है, बहुत गम है, एटलीस्ट वो बच्चों को किस तरह से डील करें ताकि किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग ना हो, क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस आते हैं, हमने देखे हैं कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से बच्चे भी सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, 13-14 इयर्स के बच्चे भी। तो ऐसी कुछ टिप एज ए काउंसलिंग आपने इतने टाइप कर रहे हैं तो पेरेंट्स के साथ जब भी मेरा सेशन होता है या जब भी मैं ऐसे केसेस देखती हूँ, मेरा यही होता है हमेशा, और मैं सारे पेरेंट्स को यही कहूँगी कि प्लीज़ बी वेरी एम्पैथेटिक विथ योर चाइल्ड, और समझो कि एक जनरेशन गैप है। आपका टाइम कुछ और था, अभी का टाइम कुछ और है, हमारे पेरेंट्स का टाइम कुछ और था, है ना। उन्होंने जैसे हमें चीज़ें सिखाई, और अब जो हमें अपने बच्चों को आगे कैरी फॉरवर्ड करना, वो बहुत अलग हैं चीज़ें। हम चाहेंगे कि बच्चा उसी ट्रेडिशनल वे से रहे, नहीं होगा पॉसिबल। दूसरी चीज़, बच्चे को समझो, सुनो उसको, और उसका ये जो फेज है ना, प्यूबर्टी, टीनेज, इसको बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि हमने भी तो वो फेज देखा है ना। हम भी वी वेंट थ्रू दैट हार्मोनल स्टेजेस, जो हमारे प्यूबर्टी, कितने सवाल उठ रहे होते हैं, कितनी बार तो जो ये सेक्सुअल अट्रैक्शंस हो रहा होता है हमें हर किसी से, बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं मल्टीपल, हमें पता ही नहीं होता। आधी चीजें तो बच्चों की अगर हम बात करें, उनको डिस्ट्रेस इसी वजह से होता है। बिल्कुल। और पेरेंट्स को लगता है क्या फालतू की बात है, ये पूछ रहा है मेरे से। ऐसा नहीं है, हम भी तो अपना वो टाइम याद करें ना, कि हम कितने ऐसे बिल्कुल पेट्रिफाइड थे कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे शरीर में, बिल्कुल समझ ही नहीं आता था। उस टाइम पे कहा जाता था कि इन्फैचुएशन हो गया। हाँ। तो पेरेंट्स, ठीक है, हमारे पेरेंट्स ने नहीं करा, बट अब हम तो कर सकते हैं ना अपने बच्चों से कि बेटा ऐसे ऐसे हमारी बॉडी है, बेसिक बायोलॉजी तो हम समझा ही सकते हैं। डेफिनेटली कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर साथ सेक्स एजुकेशन के ऊपर भी पूरी खुल के बात करनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आपको पता है, जब मैं सेक्स एजुकेशन की बात करती हूँ, लोगों को लगता है कि इट्स अबाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स, बट समझना बहुत जरूरी है कि सेक्स एजुकेशन में इंटरकोर्स तो है ही नहीं। बिल्कुल। सेक्स मतलब लिंग, महिला, पुरुष या ट्रांसजेंडर, 3 लिंग है। अब उनके जो जेंडर रोल्स हैं उसकी बात होती है वहां। आपका फिजियोलॉजी क्या है, आपके बॉडी क्या है, कैसे काम करती है, क्या हार्मोन्स हैं, क्या टीनेज में होगा, क्या प्यूबर्टी में हो रहा है आपके साथ, आवाज में चेंजेस आएंगे, आपके प्यूबिक हेयर्स आएंगे, आपके ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होगा, बहुत कुछ ऐसी चीजें हम उनको समझाएं। पीरियड्स शुरू होंगे, हम लड़कों को बता सकते हैं दाढ़ी आएगी, मूंछ आएगी, बच्चा हार्मोनल स्टेज है हमारा, अट्रैक्शंस होते हैं, समझना है इन चीजों को। और जो जेंडर रोल्स डिफाइंड हैं कि अब देखिए, अब ये जो शादी में, और आजकल जो हमने डिवोर्स की बात की, आजकल ये फेमिनिज्म वाली चीजें चलती हैं कि मैं क्यों काम करूं, पति भी तो जा रहा है ऑफिस, मैं भी तो जा रही हूँ, वो क्यों तुम्हें कह रहा है खाना बनाने, क्योंकि हमने ये जेंडर रोल डिफाइन किया हुआ है कि खाना बनाना या जो किचन का डिपार्टमेंट है वो एक महिला का ही है।
दो वी हैव वंडरफुल शेफ्स जो मेल हैं, संजीव बिल्कुल। कपूर, अक्षय कुमार, देखो खाना बनाते हैं, या जो जितने ऐसे कुणाल कुणाल कपूर, रणवीर बरार में देखो बहुत मेल ही है सारे। सब मेल है। ये हमने स्टीरियोटाइप करके ये बनाया हुआ है जेंडर रोल्स। बिल्कुल, हाँ तो बिल्कुल। ये समझना पड़ेगा। सेक्स एजुकेशन में यही होता है कि देखो भूख तुम्हें भी लगेगी, मुझे भी लगेगी, एक ट्रांसजेंडर को भी लगेगी। तो ये बेसिक स्किल है जो आना चाहिए। Basic हम अगर इस तरीके से जेंडर रोल समझाएं, आपको ड्राइविंग भी आनी चाहिए, आपको सारी चीजें आनी चाहिए, जो भी एक जेंडर रोल में आना चाहिए, क्या हमारा इमोशंस होना चाहिए। लड़कों को हम देखते हैं कि अग्रेसिव हो, लड़कियां थोड़ी Calm सी down हो। सबमिसिव हो, हाँ, submissive हो। ऐसा नहीं है। बेसिकली ये जो हमारा शरीर है, जो अर्धनारीश्वर फॉर्म है भगवान का, उसी पे वही तो है ना। जब शिव और शक्ति का जो समागम हो जाता है तो एक इंसान वो एक फॉर्म बन जाता है। एक form बन जाता तो है। फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को समझने का जरूरत है यहाँ पे, कि जब एक मैस्कुलिन एनर्जी एक्शन लेता है तो जो फेमिनिन एनर्जी है उसको डायरेक्शन देती है। जब हम बैलेंस फॉर्म में होते हैं, एक का एक्शन दूसरे का डायरेक्शन, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। हमने सोच लिया नहीं, बिल्कुल डिफरेंट, उलट, मतलब इतना इम्बैलेंस है कि मैस्कुलिन एनर्जी बिल्कुल डोमिनेंट हो गई है या तो फेमिनिन एनर्जी बिल्कुल डोमिनेंट है। तो इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, क्लैशेस हो रहे हैं। कैटेगराइज कर दिया ना, लड़कियां हैं तो किचन में जाएंगी, लड़के हैं तो बाहर जाएंगे ही जाएंगे, है ना। क्यों ना हम अपने बच्चों को ये बताएं कि भाई बेसिक स्किल है कुकिंग, नहाना, ब्रश करना, खाना बनाना, कपड़े धोने खुद से, ये सब बेसिक है, कोई तुम्हें करके नहीं देगा। मैंने इतने केसेस देखे हैं, डिवोर्सेस के केसेस आते हैं। रीजन क्या होता है कि वाइफ है, प्रॉपर घर पे काम नहीं करती है, अच्छा खाना नहीं बना के देती है, सास ससुर की सेवा नहीं करती है, बेडिंग ठीक से नहीं करती है। तो बेसिक नीड क्या है कि हमारी बेसिक एजुकेशन, हमारा कल्चर, ये चेंज होने की जरूरत है कि हम बेसिक, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उसको दोनों के स्किल सेट्स दें। वहीं से लड़कों को भी शुरुआत से सिखाएं कि जैसे होता ना कि किचन में जाना है, किचन में सामान रखो। नहीं तो आप देखते हैं कि प्लेट्स बेड पे पड़ी हैं, आएंगी वाइफ, वो उठा के लेके जाएंगी। वो माइंडसेट शुरू से ठीक करना बहुत जरूरी है। वो टाइम है चेंज करने का अपने, क्योंकि जब पुराने टाइम पे भी अगर आप जाते हैं, अगर हम सतयुग की भी बात करें ना, गुरु द्रोणाचार्य वगैरह के बारे में बात करते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं, तो जिससे लोग गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, तो वहां पे चाहे राजा थे, चाहे रामचंद्र रहे, चाहे जितने भी रहे, खुद से काम, सब कुछ, खाना बनाना है, सब कुछ सिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। ये जितनी हम मॉडर्न चीजों में आए हैं तो हमने कैटेगराइज किया। डेफिनेटली, ठीक है। हमारा जो शास्त्र है या जो पुराणास है, वहां तो कभी भी वुमेन डोमिनेशन की बात ही नहीं हुई है कि या ना तो औरतों को दबाया गया है, नहीं पुरुषों को दबाया गया। वहां पे तो चीजें हैंड इन हैंड चलती थी। ये जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, वहां पे बिल्कुल बैलेंस्ड होता था, बिल्कुल। फीमेल वॉरियर्स हैं हमारे यहाँ, है ना। अपने राम जी की बात की तो कैकेयी वाज अ वॉरियर। तो हमारे यहाँ तो शुरू से ये चीजें चल रही थी। अब हम वेस्टर्न कल्चर को जब अडॉप्ट करने में आए ना, तो हमने ना डिफरेंट इधर के रह गए ना उधर के रह गए। बहुत ही अजीब सा हमने कर लिया खुद को कि बेसिकली जो चीजें थी ना कि हमारी महिलाएं भी शिक्षित थी। एंड अगर आपको किसी को गिराना है या उसको जड़ से खत्म करना है, उससे शिक्षा को छीन लो। तो जब इन्वेजन्स हो रहे थे इंडिया में, तो हमारे से सबसे पहले शिक्षा को खत्म किया गया कि औरतें, या जितना अशिक्षित होंगे लोग उतना इजी होगा इन पे रूल करना। तो ये हुआ, एंड अभी तक वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। सबसे पहले जरूरत ये है कि हम अपना पहले वाला कल्चर को अडेप्ट करें। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि अगर हम चाहते हैं एक सभ्य समाज जहां लड़का और लड़की दोनों बराबर हों, इस तरह की मिस बिहेविंग किसी के साथ ना हो, तो शुरुआत तो हर किसी को अपने घर से करनी है। बिल्कुल, हर किसी को अपने घर से करनी है। तो इसी को हम आगे करते हुए, बहुत से लोगों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही है, मल्टीपल चीजों की, जैसे मैरिजेस, मैंने एक मुद्दा उठाया आपके साथ, ऐसे बच्चों को लेके भी। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि जिससे हम बात करते हैं कि हमें एक काउंसलर के पास जाना है, तो वो कैसे डिसाइड करें कि हमें एक साइकोलॉजिस्ट की, मनोचिकित्सक की और साइकोलॉजी में, दोनों में क्या डिफरेंस है? कैसे एक आम आदमी जान सकता है कि मुझे किसकी जरूरत है? जी, सो बेसिकली जो साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक होते हैं, उनके पास MBBS डिग्री होती है।
जो प्रॉपर नीट का एग्जाम देख के एमबीबीएस करते हैं, फिर वो साइकोलॉजी में मतलब उनका जो साइकियाट्री है उसमें वो अपना पीजी वगैरह करते हैं। तो बेसिकली वो एक डॉक्टर हैं, जैसे हम बाकी ऑर्थो के पास जाते हैं, गायनी के पास जाते हैं, वैसे एक साइकियाट्रिस्ट है। मतलब दे आर ऑथराइज्ड फॉर गिविंग यू मेडिसिन्स। ओके वो आपको दवाई देंगे। सी न्यूरोसिस होता है और साइकोसिस होता है। साइकोसिस में जब चीज़ें आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि सिज़ोफ्रेनिया हो गया, कि इंसान को हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, डिल्यूजन्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हो रहा है, डिप्रेशन है कि अब बिना दवाई के नहीं काम हो सकता, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, पैनिक अटैक बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहा है, अब ज़रूरत है दवाई की, तो इन दैट केसेस साइकियाट्रिस्ट देखते हैं। ओके हाँ, और जब हमें लगता है कि हम अपने डेली लाइफ को नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं, जो स्ट्रेस था कि रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं और समझ नहीं आ रहा मैं कैसे एक ह्यूमन बीइंग जो फुली फंक्शनिंग होता है, मैं फंक्शन ही नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मेरा स्ट्रेस अब इतना हो गया है कि आई एम नॉट एबल टू मैनेज माय थिंग्स। तो फिर आप काउंसलिंग सेशंस ले सकते हो, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज होती हैं वो ले सकते हो, जो आपको एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं। हमें दवाई देने का ऑथराइजेशन नहीं होता है, बट हम काउंसलिंग करते हैं। और जो एमफिल करके या पीएचडी करके जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी को चूज करते हैं, वो असेसमेंट्स भी करते हैं, बेसिकली डायग्नोसिस कि Okay. अच्छा ये जो आप टेस्ट की बात कर रहे थे, तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी करते हैं। ओके जी, सो तीनों में ये डिफरेंस है। डिफरेंस है। डेफिनेटली व्यूअर्स को भी समझ में आया होगा कि अगर किसी को क्या राइट डायरेक्शन चूज करनी है, यहाँ से पता चलेगा उन्हें। आपने बात की सिजोफ्रेनिया जी, ये दिस टाइम मैंने सुना सिजोफ्रेनिया के बारे में कि लेकिन जब अब बचपन से चीजें चल रही हैं, किसी की एक अच्छी मेंटल स्टेट, टीन एज भी क्रॉस कर ली, अच्छी एजुकेशन कर ली, और उसके बाद एकदम से उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब सी चीजें होने लग जाती हैं, तो इसके भी कुछ शुरू के कुछ सिम्टम्स होते हैं या एकदम से ये मैक्स बड़े लेवल पे ही आने बहुत सारे फैक्टर्स हैं सिजोफ्रेनिया में। जेनेटिक्स भी देखा जाता है कि क्या आपके जीन में भी है, किसी को रहा है फैमिली में, या फिर एक हम इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बोलते हैं कि अब हमारा जो प्रेजेंट सिनेरियो इतना स्ट्रेसफुल है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस का एक्सपोजर मिल रहा है कि हम सिजोफ्रेनिक हो सकते हैं, वहाँ भी चांसेस होते हैं। बहुत सारे कारण हैं सिजोफ्रेनिया होने के, बट हम ये नहीं कह सकते कि अगर बाय बर्थ सिजोफ्रेनिया नहीं है तो नहीं होगा। किसी भी स्टेज पे हो सकता है, हाँ। किसी भी स्टेज पे हो सकता है। क्या मेडिसिन से कंट्रोल होता है? बिल्कुल मेडिसिन से कंट्रोल होता है, और मैं ऐसे भी 1-2 पेशेंट्स को जानती हूँ जो अभी काम कर रहे हैं, दो दे वर सिजोफ्रेनिक बट दे आर वर्किंग। हमने सिजोफ्रेनिया के बारे में बात की शुरुआत की, लेकिन एक थोड़ा सा अगर आप बताएं कि सिजोफ्रेनिया होता क्या है? जी, सिजोफ्रेनिया में बेसिकली क्या होता है, हेलुसिनेशंस, मतलब ऐसा लगता है कि आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, या कुछ स्मेल आ रहा है, जबकि वो किसी और को नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल हम आप बैठे हैं यहाँ पे, बट मुझे लगेगा कि ऐसा हो रहा है, बट आपको लगेगा नहीं, कोई स्मेल नहीं है, कोई भी कोई आवाज़ नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। वो पेशेंट आपको बात करता हुआ, मतलब मैं कोलकाता का एक मेंटल हेल्थ होम है, सेवक करके, मैं वहाँ पे थी, तो मैंने देखा कि एक महिला थी, शी वॉज वेरी एजुकेटेड, वो बीटेक करके वो यूएस गई शादी करने के बाद, एंड उनको वहाँ पे डिस्प्यूट्स हुए शादी में, एंड उनको ये सिजोफ्रेनिया के सिम्टम शुरू हुए, एंड नाउ शी इज देयर इनटू दैट मेंटल असाइलम। एंड वो बैठे बैठे शी वॉज बंगाली एंड सत्यजीत रे से बातें करती थी। अचानक से वो चलती थी ऐसे, जैसे उनको लगता था कि पूरा स्टेज सजा हुआ है, एंड शी इज एस्पायरिंग मॉडल। वो बिल्कुल कैटवॉक करना, एक्टिंग करना कि आज मेरा ऑडिशन है, बिल्कुल से, मतलब इस तरीके से होता है। हम और आप बैठे हैं, हेलुसिनेशन, हाँ, फिर डिल्यूजन्स भी होते हैं, मतलब ऐसे थॉट्स भी आ सकते हैं कि कोई मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, कि अगर मान लो मुझे ऐसा कुछ है सिजोफ्रेनिया, और वहाँ पे कोई बैठा है, तो मुझे लगेगा ये मेरे बारे में बात कर रहा है, कुछ तो ये मेरे बारे में खिचड़ी पका रहा है। ऐसे हमेशा एक सस्पिशियस मोड रहता है। तो वहीं सेवक में मैंने एक और केस देखा था कि एक क्लाइंट थी, उनको भी शी वाज आल्सो पेशेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया। उन्होंने रातों रात अपना मुंह सिल लिया था, लिटरली सुई धागे से सिल लिया था, क्योंकि उनको लगता था वो सोएंगी, कोई उनके मुंह में जहर आकर डाल देगा, उनको मार डालेगा, और उन्होंने अपना पूरा मुंह स्टिच कर लिया था। तो इस लेवल का हो जाता है सिजोफ्रेनिया।
तो मतलब जी। कि जैसे हम लोग मैंने एज ए स्पिरिचुअलिटी हम देखते हैं जैसे बालाजी वगैरह जाओ या असम की तरफ देखो तो कहते हैं काला जादू वगैरह होता है, तो उन सब चीजों में भी इस तरह की चीजें होती हैं लोगों के साथ में, उनको दिखते हैं काले साए भी दिखते हैं, सब कुछ दिखते हैं, चीजें दिख रही हैं, उनको आवाजें सुनाई दे रही है, जैसे आपने सिजोफ्रेनिया के केसेस बताए, तो इसके लिए भी फिर आइडेंटिफाई किया जाता है कि एक्चुअल में क्या है उनको साथ, उनको सिजोफ्रेनिया है या उनके ऊपर कुछ ब्लैक नेगेटिविटी है। हाँ, सो मैं भी नेगेटिव एनर्जीज में बिलीव करती हूँ, एंड मैंने देखा है, बहुत चीजें एक्सपीरियंस की हैं लाइफ में, तो यस आई डू बिलीव वो बहुत डिफरेंट होता है सिजोफ्रेनिया से। बट अगेन हमें एकदम से झाड़ फूक में नहीं पड़ जाना चाहिए। फर्स्ट गो टू अ प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, आप डायग्नोसिस कराओ। अगर वहां से कुछ नहीं होता तब फिर अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना दवा और दुआ ऐसे साथ साथ काम करती है, साथ काम तो करती अलग है। चीज है। बट ऐसा भी होता है कितनी बार कि इंसान को सिजोफ्रेनिया है या कोई पैरानॉइड डिसऑर्डर है, कुछ और भी है, और यहाँ पे पूजा पाठ चल रही है, उसके पास मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, नहीं हो रहा है, हाँ, तो तो डेफिनेटली ये नहीं होना चाहिए। मतलब हम विश्वास करें, अंधविश्वास ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो यानी कि दोनों चीजें, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत है, वही आपकी बात, दवा और दुआ दोनों की जरूरत है हमें। क्योंकि सिजोफ्रेनिया में मुझे अब जैसे मैंने जिनका केस बताया, उनको जब सत्यजीत रे या करण जौहर दिख रहे हैं, तो उनको कोई भूत नहीं दिख रहा है ना, वो उनको हेलुसिनेशन ही हो रहा है एक्चुअल में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये है कि अब अगर वहां पे हम उनको किसी के पास ले जाएं वैसा कि हाँ भाई उतारा कर दो एंड ऑल, तो फिर उनकी लाइफ तो और खराब होगी। एटलीस्ट यहाँ पे ट्रीटमेंट होगी तो थोड़ा तो कंट्रोल में आ जाएगा, अगर बहुत वर्स हो चुका है। हाँ, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि सिजोफ्रेनिया वो है कि जो उसने चीजें देखी हैं उसको उसी चीजों के बारे में आभास हो रहा है, यानी कि अगर वो कहीं किसी को, जैसे हमने मूवीज देखी हैं, कहीं पे भी आपकी सुई अटक सकती है, मतलब आप रियलिटी से कट हो जाओगे। आज 2024 है या दिसंबर है या संडे है मंडे है, वो पता ही नहीं होता बेसिकली, आप कट हो जाते हो रियलिटी से। हाँ, जब किसी से चाइल्डहुड में स्टोरीज सुनी तो वो स्टोरीज में अटक के रह गए, जैसे हमने एक मूवी देखी थी विद्या बालन की, मंजुलिका, भूल भुलैया, हाँ भूल भुलैया, जहाँ पे वो था कि वो, क्योंकि वो स्टोरी सुनती थी तो वो वहीं पे खुद को वहां पे इमेजिन करने लग गई थी, तो हम काइंड ऑफ कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं। तो आपने इतने सारे केसेस जैसे बताए, काउंसलिंग के बाद क्या इन लोगों को फर्क पड़ता है? जी, सिजोफ्रेनिया में कोई काउंसलिंग नहीं होती, क्योंकि अगर जो इंसान रियलिटी में ही नहीं है उसको आप क्या काउंसलिंग करोगे। बट हाँ, जो केसेस आते हैं एंजाइटी के आते हैं, या स्ट्रेस है, किसी को एंजाइटी है, फोबिया है, या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, वो अपने लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर काउंसलिंग काम करती है। काउंसलिंग काम करती है, बिल्कुल, डेफिनेटली। तो कितने काउंसलिंग सेशंस इनको करने पड़ते हैं कि जिससे इनको लगे कि अब मुझे फर्क पड़ रहा है? मैम मैं ऑनेस्टली बताऊं तो होता क्या है कि लोग आते हैं काउंसलिंग लेने, 4-5 सेशन के बाद उनको अच्छा लगने लगता है कि अच्छा ठीक है अब चीजें सही हो रही हैं, सॉर्टेड लग रहा है, एंड वो भाग जाते हैं कि अब तो हो गया, एंड फिर रिलैप्सिंग फेज आता है एंड उनको लगता है फिर हो गया, अब तो आई एम नॉट एबल टू मैनेज। जबकि और सेशन के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ 12 सेशंस भी लग सकते हैं, और समटाइम्स एक्चुअली क्या है कि सेशन साल तक चलती हैं। बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी हम ऊपर नीचे करते हैं कि अभी अगर मैं 10 दिन पे बुला रही हूँ, हर 10 दिन पे आओ, 10 दिन पे आओ, थोड़ा सुधार हो रहा है तो फिर उसको हम 20 दिन कर देंगे या महीने में एक बार कर देंगे, बट जरूरत पड़ती है। हाँ, 6 महीने भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द की सिनेरियो क्या है। आपने कहा कि काउंसलिंग के लिए जैसे शुरुआत में आते हैं, जैसे रिलैक्स होता चले गए, काउंसलर के पास आना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि जब उनको लगता है कि हमें काउंसलर की जरूरत है, वो अपने को पागल समझते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट अगर आप इसको कहो ना कि मुझे लगता है कि तुम्हें काउंसलर की जरूरत है, तो कहते हैं मैं पागल थोड़ी ना हूं। तो इस चीज को हम एक आम आदमी में कैसे बताएं कि पागलपन के लिए काउंसलिंग नहीं होती है? डेफिनेटली वहां पे दवाई होती है। हाँ, ये काउंसलिंग है आपको अपने आप से मिलाने की। तो किस तरीके से आप उन लोगों को कैसे, मतलब लोगों को हम लोग डिसाइड कर पाए कि आपको जरूरत है काउंसलिंग की, आप ठीक हो सकते हैं, तो आप किस तरह से उनको थोड़ा सा? पहले तो ये जो मेंटल हेल्थ के अराउंड टैबूज है मैम, उस पे काम करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि अगर हमारा शरीर बीमार पड़ रहा है, बुखार हो रही है या सर्दी खांसी, नॉर्मल भी तो होता है ना जरूरत, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमें बिल्कुल कुछ एक्सट्रीम लेवल पे हो गया। नॉर्मल लेवल पे भी हमें सर्दी बुखार हो रहा है, जुकाम हो रही है, वैसे ही हमारा मन भी थक सकता है, बीमार पड़ सकता है, एंड आपको वहां पे एक प्रोफेशनल की हेल्प लग सकती है।
होता है ऐसा। बिल्कुल और उसको समझना बहुत जरूरी है कि आपका मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ इक्वली इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर खराब है, आप स्ट्रेस नहीं मैनेज कर पा रहे हो, लाइफ में जो बैलेंस है वो हो नहीं पा रहा है, तो कितने साइकोसोमैटिसिज्म हम बोलते हैं कि मतलब जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं उसका सोमा यानी बॉडी, उसका अब फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, हेडेक रहता है, हार्ट अटैक्स तक आते हैं स्ट्रेस की से। वजह से। ओके। बहुत कुछ, बहुत एक्सट्रीम चीजें हो सकती हैं, पेन रहता है, समझ ही नहीं आ रहा, बहुत कुछ होता है। तो समझने की जरूरत है कि आप पागल नहीं हो। जैसे हमें सर्दी हो रही है वैसे हम आज स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, और हो सकता है कि अब हमारा स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया है कि नाउ आई एम नॉट एबल टू मैनेज, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे चीजों को करना है बैलेंस। तो उस वक्त आप प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं, और आप बिल्कुल पागल नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है, आप एक सिर्फ सिंपल सा एक मेडिसिन लेने जा रहे हैं, बस अब समझ लो वही है। और काउंसलिंग्स में भी क्या होता है कि हमें ट्रेनिंग दी जाती है, एंड प्लीज गो टू अ प्रोफेशनल ओनली। आजकल बिजनेस भी है साइकोलॉजी का बहुत है। तो उससे बचें, फिल्टर लगा के चूज करें अपने साइकोलॉजिस्ट काउंसलर को वाइसली एंड गो। कि मेरे एक सर हैं, आरसी त्रिपाठी नाम है उनका, इज वेरी रिनोन्ड इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उनकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि साइकोलॉजिस्ट बन रहे हो, काउंसलर, ज्ञान मत देना, कभी गुरु मत बनना, चुपचाप सुनना। तो ये चीज मुझे बहुत, और मैंने देखा है कि बहुत सारे काउंसलर से ज्ञान, अच्छा ये हो रहा है, ये कर लो, ये हो रहा है, नहीं करना है, वो तुमसे नहीं लेने आया है। सी, जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं ना तो ऐसे उलझे हुए होते हैं, बेसिकली बिल्कुल उलझे हैं, हमें पता नहीं है एंड पॉइंट कहाँ है। तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम बस आपका हाथ पकड़ते हैं उस एंड पॉइंट तक जाने में, हम ज्ञान नहीं देंगे, मेरा भी ज्ञान का भंडार उतना ही है जितना आपका है। बस आप जो उलझन में हो ना उसको हम सुलझाएंगे साथ में, और उस एंड पॉइंट तक जाएंगे। सोल्यूशन भी आपके पास है, मैं कोई सोल्यूशन नहीं देती कि हाँ एक काम करो ऐसे करते, नहीं, वो मेरा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है ना, कैसे मैं कह दूं कि जो मेरा सोल्यूशन है वो आपके लिए कारगर हो सकता है, नहीं होगा। तो सोल्यूशन भी उस इंसान के पास ही होता है, बस उसको कोई सुन ले, उसके अंदर से चीजें निकल जाए, थोड़ा सा जो दिमाग रेस्टलेस हो रहा है उसको एक रैशनल मिल जाए, एक लॉजिक मिल जाए, तो अपने आप वो काम डाउन होता है और फिर चीजें सॉर्ट आउट होती हैं। डेफिनेटली वही बात आ गई, जो हमारे पास कम्युनिकेशन गैप है वो दूर होना बहुत जरूरी डेफिनेटली है। कोई हो हमें सुनने को, वो भी बिना जजमेंट, बिना बायसेस के। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात कही हाँ, आपने। हम किसी से बोलने में डरते हैं ना, मैं किसी को बताऊं यार मेरे साथ ऐसे हुआ, सबसे पहला तो आता है अब सामने से ज्ञान आएगा, तो ये कर ले, अदरवाइज अच्छा तूने भी कुछ किया होगा। हाँ, सबसे पहले थॉट ये आती है कि अगर मैं इसको बताऊंगा तो ये सोचेगा कि मेरे बारे में क्या सोचेंगे, डेफिनेटली सामने वाले के जजमेंट से हम डर जाते हैं। तो वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो उन सब चीजों को हट के आपको एक ऐसा पर्सन चूज करना है जो आपके लिए, आपने बिल्कुल ठीक वर्ड कहा कि बायस ना हो, आपको आराम से सुने, पेशेंसली। अभी हम जैसे इसी चीजों के ऊपर बातें करते हुए आ रहे हैं काउंसलिंग के ऊपर, तो किन किन सिनेरियोज पे, जैसे मैंने देखा है कि जैसे कई बच्चों के साथ अब्यूज हो जाता है, तो उस सिचुएशन के बाद पेरेंट्स को अपने बच्चे को कैसे डील करना चाहिए, कैसे उनको काउंसिल, क्योंकि एकदम से छोटे बच्चे को तो वो कहीं पे लेके नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चे के लिए तो ऑलरेडी ट्रॉमा है उनके साथ हुआ। तो बच्चे को पेरेंट्स किस तरीके से काउंसिल करें, या आपके पास कभी इस तरह का कोई केस आया जो आपको लगा कि मुझे भी काउंसिल करने में परेशानी हो रही है, मुझे कैसे इसको टेक्निक देनी है? हाँ, टेक्निक तो नहीं, बट हाँ बच्चों के साथ होती है। तो हमें पहले तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बात करो और बहुत सिंपैथेटिक रहो बच्चों के साथ, बहुत अपने एक्सप्रेसिव रहो बच्चों के साथ, एक बचपन से ही वो बॉन्ड बनाएं, बातें करें, फोन ठीक है एक लिमिटेड टाइम तक दें, कम्युनिकेट करें जितना ज़्यादा हो सके। और दूसरी चीज़, जो अगर चाइल्ड के साथ अब्यूज़ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़ हो या कुछ भी हो, उस वक्त आपको समझना होगा कि जो विक्टिम है उसकी कभी कोई गलती नहीं है, ना ही उसकी इज्जत जाती है। तो ये जो एक टैबू है, जो एक स्टीरियोटाइप है, इस माइंडसेट को बदलना है कि अगर एक तो मेरे बच्चे के साथ जब कुछ गलत हो गया तो मुझे हर हाल में अपना 200% देके उसका सपोर्ट बनना, उसकी लाठी बन के खड़े रहना है मुझे, ताकि वो इस ट्रॉमा से निकले और इसका आगे का जो लाइफ है वो खराब ना हो। क्योंकि यही होता है कि अगर बच्चे के साथ चाइल्ड अब्यूज हुआ है उसकी पूरी लाइफ खराब होती है। एक बच्ची आई थी मेरे पास एंड बहुत होनहार है, MBBS की तैयारी कर रही थी, एंड उसके ग्रैंडफादर ने उसको सेक्सुअली अब्यूज किया था बहुत सालों तक, एंड कोशिश करते थे वो, एंड अब सोचो ना वो कभी बोल नहीं पा रही है,
एक वो डर है कि मैं कैसे बोलूँ, पापा हैं, दादाजी हैं, तो एक वो भी रहता है कि कैसे मैं बोलूँ। बहुत ज्यादा घर के अंदर ही और 24 घंटे वो जो है अब्यूजर सामने उसके आँख के, कितना स्ट्रेस हो रहा होगा। एंड फिर एक वो किसी धार्मिक स्थल पे जा रहे थे एंड वहां पे वो फूट फूट के रोने लग गई बहुत सालों के बाद, मतलब अब वो जब इतनी बड़ी हो गई एंड रो रो के फिर उसने बताया। तो आप, होता है ऐसा बच्चों के साथ। एंड वहां पे उनके फादर मदर की मैं दाद देती हूँ कि उन्होंने उनको प्रोफेशनल हेल्प के लिए लाया, खुद उसके सपोर्ट बने कि बच्चा कोई बात नहीं, तुमको जो करना है हम हर वो एक्शन लेंगे, हर पॉसिबल चीजें करेंगे। तो ये होना चाहिए कि पेरेंट्स वहां पे खड़े हो जाएं आपके लिए, पिलर्स बन के खड़े हो जाएं। बिल्कुल, डेफिनेटली पिलर्स बन के खड़े हो जाएं। लेकिन ये भी बहुत बड़ी चीज है कि आप अपने घर में या अपने रिश्तों में ही आपका अब्यूज हो रहा है। एंड चाइल्ड अब्यूज मोस्टली घरों में ही होता है, बाहर में आपका बच्चा कितने समय जा रहा, बाहर में उन बच्चों के साथ हो रहा है मैम जो शायद फ्लाईओवर्स के नीचे रह रहे हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, लेकिन जो घरों में बच्चे रह रहे हैं, कौन अब्यूज कर रहा है उनको? घर वाले करते हैं। और सबसे ज्यादा लड़के अब्यूज होते हैं। अच्छा जी, मेल चाइल्ड सबसे ज्यादा अब्यूज होता है। हमें लगता है ये क्योंकि उनको शिकार बनाना बहुत आसान है ना, कोई समझेगा नहीं, क्योंकि रेप तो लड़कियों का होता है। तो सबको लगता है ठीक है। एंड दूसरी बात, वो बता नहीं पाएगा, उस सबको लगेगा इसके साथ कैसे रेप हो सकता है। अच्छा, इसलिए तो उनको शिकार बनाना बहुत इजी है बच्चों को। मुझे लगा था कि बेबी गर्ल्स के साथ भी होते हैं, बट जो मेल चाइल्ड है उनका आंकड़ा बहुत हाई है। अगर आप एनसीआरबी का डेटा, मैं एग्जैक्ट कोट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे याद नहीं, बट डेटा है ऐसा कि आप लड़कों के साथ ज्यादा हो रहा है। ओके जी, वो भी उनको भी लगता होगा ना करने वालों को कि ये किसको क्या बोलेगा नहीं। और सबको लगता है कि इसके साथ कैसे रेप हो गया, लड़के के साथ कैसे रेप हो गया। बिल्कुल ये होता है, समझाना समझना बहुत मुश्किल है। जी, मेरे को सुनने के बाद भी ऐसे लग रहा है स्ट्रेसफुल कि अच्छा मेल्स के साथ ज्यादा तो बना बहुत ही एक अलग ही चीज है। आपने हमने जिस तरह की बात की इसका अब्यूज के लिए, तो हम अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए ऐसा क्या करें कि उनकी मेंटल हेल्थ, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ पे, उनकी हाइजीन पे सब ध्यान दे रहे हैं, मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहे। तो उस मेंटल हेल्थ को ध्यान देने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं? हाँ, मैं एक जनरल आइडिया देती हूँ इंस्टेड ऑफ कि सिर्फ बच्चे की। पहले बात ये समझना होगा कि हम कितना भी इम्यूनिटी बूस्ट कर लें, कितना भी ठंड में हम च्यवनप्राश खाएं, ये खाएं, वो खाएं, हेल्दी चीजें खाएं, फिर भी तो हम बीमार पड़ जाते हैं ना। एक आध बार तो सर्दी जुकाम या कुछ ना कुछ चीजें अफेक्ट कर जाती हैं हमें। बस ये हमारा मेंटल हेल्थ है। हम क्योंकि 365 डेज आप खुश नहीं रह सकते, तो थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, या मे बी लाइफ टाइम ऐसा कभी महसूस हो सकता है कि नाउ आई कांट टेक इट, अब नहीं हो पाएगा मुझसे। तो दिस इज अ साइन कि आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। हाँ, बट आप ट्राई करें। मैं सबसे यही कहूँगी कि थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा सा योगा को अपने लाइफ में लाइए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे थोड़ा सा फोकस करें। एंशियस जब हम होते हैं तो मतलब एंजाइटी क्या होती है ना, कि एक अनचाहा खतरा होने लगता है महसूस, कि मैं यहाँ बैठी हूँ, कहीं ये पंखा मेरे ऊपर गिर गया तो, मैं जा रही हूँ, एक्सीडेंट हो गया तो, एक इस तरह का होता है स्टेट। मतलब एक अनसर्टेनिटी होती है, फियर होता है अनसर्टेन सा। तो आप थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो आप काम रहोगे। बाहर का एक्सपोजर ज्यादा लो, खेल कूद, बच्चों के लिए आउटडोर एक्टिविटीज बढ़ा दीजिए, कि फोन का आप टाइम लिमिट लगा दो कि इतने देर मिलेगा, चाहे तुमको रोना है, जो करना है करो। एंड आप लिख के ले लो कि आपका बच्चा 4 दिन रोएगा, 5वें दिन से फिर हाँ ठीक है, उसको समझ में आ जाएगा कि अब मुझे फोन नहीं मिलने वाला इतनी देर से ज्यादा, तो अब रो के भी फायदा नहीं है। जब हम उसको आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा एंगेज कराइए। एंड ऑफ कोर्स चाइल्ड अब्यूजर्स भी होते हैं, तो बी माइंडफुल तब भी। एंड लाइफ में योगा, हेल्दी डाइट्स को भी शामिल रखें। डेफिनेटली सबके साथ ही है ये चीज, तो योगा, मेडिटेशन। तो इसी तरह से जैसे मैरिजेस वगैरह होते हैं, तो मैरिज के से पहले भी काउंसलिंग लेने की जरूरत होती है? बिल्कुल। मुझे लगता है कि हम कुंडलियां मिलाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, उससे पहले कुछ और चीजें भी हम मिलवाएं। अगर लग रहा है कि हाँ, हम अपने फाइनेंसेस डिस्कस करें कि हम कैसे शादी के बाद अपने फाइनेंसेस को मैनेज करेंगे, कैसे घर चलाएंगे। जेंडर रोल्स के ऊपर बात करें कि पार्टनर को समझने में हेल्प मिलेगी कि कहीं मेरा पार्टनर जो है वो वही रूढ़िवादी सोच तो नहीं रखता। तो ये सब चीज जानने की कोशिश करें एक दूसरे के साथ समय बिता के, सो दैट आगे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो थोड़े कम हो जाए। आगे इन्हीं चीजों को लेके किचकिच होती है ना कि तो आपस में भी बात करें, और अगर लग रहा है कि सेशन लेना चाहिए तो सेशंस भी ले सकते हैं।
चाहे वो आपस में एक दूसरे का डिस्कशन करें, और अगर मेजर प्रॉब्लम लग रहा है तो काउंसलर के, साइकोलॉजिस्ट के हाँ, पास। जी, काउंसलर की हेल्प बिल्कुल, लें। हाँ। तो अभी हमें किस तरीके से, जैसे अपने हम कहे कि मैरिज के टाइम पे भी या किसी भी तरह का ट्रॉमा होता है तो हमें काउंसलर की जरूरत होती है, लेकिन एक डेली नीड के हिसाब से वो क्या स्टेज होती है जहां पता चलता है कि हमें एक काउंसलर की जरूरत है? ठीक है। अब देखिए, अगर हम 10th बोर्ड की बात करें तो हमें स्ट्रेस होता है ना कि कैसे होगा, पढ़ रहे हैं रात दिन, बट द टाइम हमारा एग्जाम होता है, अच्छा हो या बुरा, हम रिलैक्स हो जाए, अरे यार हो गया, चलो लेट इट गो। वो स्ट्रेस मैनेजेबल था। बट अगर हम मैनेज नहीं कर पा रहे, हम एग्जाम दे के आए हैं, फिर भी सारे लोग एंजॉय करें और हम वहीं अटके हैं कि क्या गलती हुई, क्या सही हुआ, कैसे वैसे, खाना पीना सब छोड़ के बैठे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, आपस में बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, हमें लग रहा है कि यार ये थॉट मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, 24 घंटे मेरे दिमाग को ऑक्यूपाई करके रखा है इधर उधर, मतलब आपकी पूरी सोशल सर्किल कट हो रही है, जो चीजों को आप इंजॉय करते थे अब आप कर नहीं पा रहे हो, आपको मजा नहीं आ रहा है, लग रहा है कुछ नहीं है। तो आई थिंक दिस इज द अलार्मिंग साइन कि अब आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, अब खुद से मैनेज नहीं हो पाएगा, तब आप साइकोलॉजिस्ट की या फिर आप साइकियाट्रिस्ट की एज पर द डायग्नोसिस मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू मैम, इतनी सारी गाइडेंस देने के लिए। हमारे व्यूअर्स को डेफिनेटली उनको इस पूरी पॉडकास्ट से समझ में आएगा कि उन्हें कब एक काउंसलर की जरूरत है, और काउंसलिंग लेने से आपको कोई भी एक टैग नहीं दे रहा कि आप बिल्कुल नहीं पागल हैं या आप वो हैं, आप सिर्फ अपनी मेंटल हेल्थ ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए व्यूअर्स, मैम के साथ कभी भी आपको कुछ काउंसलिंग सेशन वगैरह कुछ लेना है तो आपको इनकी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और आपको हमारा आज का पॉडकास्ट कैसा लगा हमें आज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।